Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. हमें जो आज कवर करना है वो है विंडफॉल गेन टैक्स, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रीलिम्स के लिए भी हैं, मेंस के लिए भी हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. शुरू करते हैं आज का सेशन. शुरू करने से पहले मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स. सब्सक्राइब टू द चैनल. Sriram's IAS is serving the nation since 1985. You can trust the content that is being shared with you. Free of course भी बहुत कुछ मिलता है आपको. रेफर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में. सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन. और इस सेशन की अटेंडेंस मार्क कर देना बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. ठीक है, बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. चलिए, कोई टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं अपना पहला आर्टिकल, जहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा अबाउट दिस योजना, दैट इज आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, बेसिकली इट इज फोकसिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी ऑफ द इंडियन मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धि, यूनानी, होम्योपैथी. राइट, तो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लेकर आई. इट एम्स टू रेगुलेट आयुर्वेदा, सिद्धि, यूनानी एंड होम्योपैथी मेडिसिन इन इंडिया. राइट, तो यहां पर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज. जो आप देखो, कोविड-19 आया था, हमने क्या कहा? काढ़ा बनाओ, गिलोय, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, है ना, यही सब चीज़ों का. अगर हम इसको प्रूव करें कि ये अगर क्लिनिकली प्रूव हो जाए तो आप कितना इसको अपनी मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हो, प्रमोट कर सकते हो, और कितनी अच्छी चीज़ें इससे हो सकती हैं. हम अपने साइंस में और कितना आगे जा सकते हैं. आयुर्वेदा जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं आगे. सो ये जो स्कीम है इसका एम ही यही है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर दीज ट्रेडिशनल मेडिसिन. इट फोकसेज ऑन प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ दीज मेडिसिन. सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है. सी, इट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. ये भी तो चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टू हाई स्टैंडर्ड्स. दिस विल इंश्योर दैट आयुष मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड टू हाई स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर टेस्टिंग फॉर क्वालिटी. राइट, सो इट वांट्स टू अपग्रेड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज. Strong regulatory frameworks. It strengthens the regulatory frameworks. The scheme strengthens the quality control, the safety measures. It ensures that Ayush medicines are safe for use. It addresses जो misleading advertisements होती हैं आयुष ड्रग्स को लेके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एडवर्टाइजमेंट के चलते कुछ भी नहीं लेने लग सकते. We need to protect our customers, consumers from the false claims also. तो ये भी इस योजना का मेन एम है. और साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ कॉपरेट एनकरेज करना, बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, ताकि आप अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन जो है इन मेडिसिन की उनको इम्प्रूव करें. अब इस स्कीम के जो कंपोनेंट्स हैं, पहला तो यही है, इम्प्रूविंग द आयुष फार्मेसीज, अपग्रेडेशन ऑफ द आयुष फार्मेसीज, स्ट्रेंथनिंग दोज फार्मेसीज. Make sure these pharmacies and labs meet the high standards. Safety monitoring, pharmacovigilance and Ayush drugs. Right? It includes, मतलब you're watching out for the harmful side effects. You're keeping an eye on these misleading advertisements. Strengthening the regulatory frameworks. ठीक है, improving the rules and regulations, both level पे, central level पे भी, state level पे भी. And support for the development of standards and accreditation certification of आयुष प्रोडक्ट्स. सो सिंपल टर्म्स में ये स्कीम फोकस करती है on मेकिंग श्योर कि आयुष मेडिसिन सेफ हो, हाई क्वालिटी हो एंड वेल रेगुलेटेड हो. इट वर्क्स टू इम्प्रूव फैसिलिटीज, मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन, ट्रेन द पीपल who manage them, create trusted standards for the products, ताकि लोगों का विश्वास और जो दे रिलाई ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन वो इंश्योर करना, वो बना रहे. ठीक है जी, चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पे, जिससे उससे पहले बता देती हूँ, पॉलिटी में कोई भी डाउट हो, यू कैन रेफर दीज सेशंस. दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. डू रेफर टू देम. राइट, ऑल्सो
There are other series going on taken by the other faculties, like the one of current अफेयर सीरीज चल रही हैं. किसी एक सिंगल आर्टिकल पे कोई डाउट आ रहा है, आप रेफर कर सकते हो उसको, ये आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे. तो टेक अ नोट ऑफ इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यू कैन रेफर दी अदर सेशंस एज वेल. ठीक है जी. यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली टोल्ड दी लोकसभा, क्या बताया है कि जो ग्रोइंग अवेयरनेस, वाइडर पब्लिसिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस पर्सनल, ये जो कुछ चीजें हैं, दे आर द रीजंस किस चीज के रीजंस हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के अंदर जो केसेस का नंबर बढ़ रहा है, वो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, पब्लिसिटी एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस पर्सनल वो बढ़ा है, इसलिए नंबर्स बढ़े हैं. There are rise in number of the incidents of discrimination or crimes against the people from scheduled caste and scheduled tribes. इंक्रीज नंबर इसलिए हुआ है क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स को लेके, राइट. देयर हैज बीन मोर पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन शेयर्ड अबाउट द एक्ट, जो लोगों को एनकरेज करता है टू सीक जस्टिस, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द लीगल ऑप्शंस. अच्छा, ये अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, तो इस एक्ट के बारे में बात करते हैं. This is an act to prevent the commission of offences of atrocities against the members of STs and STs by persons other than SCs and STs. मतलब जो अनफेयर ट्रीटमेंट, जो क्राइम होता है अगेंस्ट द पीपल फ्रॉम SCs and ST कम्युनिटी, उसको स्टॉप करना इस एक्ट का पर्पस है. एट्रोसिटीज, आप क्राइम को यहाँ पर एट्रोसिटीज बोल रहे हो, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, वायलेंस. So this law specifically focuses on protecting these communities from people who are not from these groups. अब इस एक्ट के अंदर it provides punishment also for the offenses. मैं punishment की बात करूंगी. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है टू मेक द रूल्स, हाउ टू इन्फोर्स दिस लॉ, मेक श्योर कि इट वर्क्स जैसे आपने चाहा है. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. यूनियन टेरिटरीज रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेकिंग श्योर कि ये एक्ट इज फॉलोड इन दीज एरियाज. ठीक है, अब यहां पर इस एक्ट के अंदर ना 37 ऑफेंसेस हैं, 37 टाइप ऑफ ऑफेंसेस आर इंक्लूडेड इन दिस, राइट. फर्दर जितने भी ऑफेंसेस हैं दैट आर लिस्टेड इन दिस एक्ट, दे आर कॉग्निजेबल. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पुलिस कैन अरेस्ट द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग दिस क्राइम विदाउट अ वारंट. कौन इन्वेस्टिगेट करता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस कमिटेड अंडर द एक्ट कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी ऑफिसर by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police. कि only a police officer जिसकी रैंक at least they have the rank of DSP, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस क्राइम को. And the police must complete the investigation within 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर जब वो रिपोर्ट हुई है एट्रोसिटी. उसके बाद पुलिस रिपोर्ट डायरेक्टली सेंड करेगी टू द डायरेक्टर ऑफ द स्टेट पुलिस, to ensure कि higher authorities they are also aware of the case and its progress also. ठीक है, तो यहां पर पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं, मिनिमम पनिशमेंट मोस्ट केसेस में 6 months की इम्प्रिजनमेंट होती है और मैक्सिमम 5 साल की होती है. फाइन भी होता है. सीरियस केसेस के अंदर मिनिमम पनिशमेंट बढ़ा के 1 साल की कर दी जाती है और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवन डेथ सेंटेंस भी हो सकता है. इस एक्ट का सेक्शन 4 बात करता है अबाउट द पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स who fail to do their duties under this act. If a public servant, government official जो आप बनने जा रहे हो, deliberately ignores their responsibility, they can also face up to 6 months in prison. ठीक है, sorted है. So this was the whole article. Moving ahead with the next article, लोकसभा ने पास किया है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024. तो इसके बारे में बात करते हैं. ये जो बिल है इट अमेंड्स दीज फॉलोइंग एक्ट्स. कौन कौन से एक्ट्स? आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 एंड 1980. क्या कहता है ये एक्ट? लेट्स डिस्कस दैट. ये एक्ट कहता है कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो टेन्योर है डायरेक्टर्स का इन दी कोऑपरेटिव बैंक्स, आप पहले था वो 8, मतलब दे कैन नॉट सर्व मोर देन 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, लेकिन अब उस नए रूल के हिसाब से वो कर दिया गया है 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 10 साल तक दे कैन सर्व. फोर्टनाइटली अगर आपने सुना हो, कैश रिजर्व्स, राइट. सो फोर्टनाइट फॉर कैश रिजर्व्स वो भी
न्यू रूल के हिसाब से दैट विल बी फॉर मतलब मंथ में 1st से 15th की डेट एंड देन 16th से आगे जो डेट पड़ती है दैट विल बी दैट देयर आर ऑल्सो चेंजेस इन दैट, ठीक है। और जो कॉमन डायरेक्टर्स, देयर इज एग्जेम्पशन फॉर द कॉमन डायरेक्टर्स इन द कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये नए प्रोविजंस के तहत इट अलाउ द डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स टू ऑल्सो सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो दैट इज ऑल्सो अ केस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है ना, मान लो एक कंपनी है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। कंपनी है ABC लिमिटेड, शेयर खरीदते हो आप उसका, राइट? शेयर खरीदते हो तो यू हैव दैट ओनरशिप इन द कंपनी। अब अगर एक पर्सन होल्ड्स अ शेयर इन दैट कंपनी, जिसको आप बोलते हो what is we call as substantial interest they have in the company, मतलब persons owns enough company to have a big say in it. To figure out कि if someone has substantial interest, तो हम देखते हैं दो चीजें। जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन अ कंपनी वो डिफाइन करता है कि क्या आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं विद मोर देन 5 लाख, या फिर 10% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैपिटल। कंपनी के पेड अप कैपिटल का अगर आपके पास 10%, इफ अ पर्सन ओन्स मोर देन 10% ऑफ ऑल द शेयर्स इन द कंपनी, या फिर 5 लाख शेयर होल्ड कर रखे हो, दैट इज व्हाट वी से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब इसको भी इंक्रीज करा है, न्यू थ्रेशोल्ड आपने 2 करोड़ कर दिए, ठीक है। अब डिपॉजिट्स और लोकर्स को लेके भी नॉमिनेशन रूल सेट किए हैं, जिसके तहत करंट प्रोविजन होता है कि एक सिंगल और एक जॉइंट डिपॉजिट होल्डर है, दे कैन अपॉइंट 1 नॉमिनी ओनली। अब वो कर दिया है 4। डिपॉजिट्स के लिए जो नॉमिनीज हैं दे कैन बी नेम्ड साइमल्टेनियसली या फिर सक्सेसिवली। शेयर जो है वो जो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन होंगे उनमें डिवाइड हो जाएगा। लोकर्स के केस के अंदर मतलब आपने एक सक्सेसिव नॉमिनेशंस बता दिए तो प्रायोरिटी जो है वो उसी बेसिस पे होगी जिस बेसिस पे आपका ऑर्डर ऑफ नॉमिनेशन है। साथ ही साथ जो अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड्स होते हैं, पहले क्या होता था, दे आर ट्रांसफर टू दी IEPF फंड आफ्टर 7 years। अब इस अमेंडमेंट के तहत जो अनपेड जो है इंटरेस्ट जो है वो आप उसको वापस से रिट्रीव कर सकते हो। इट अलाउ द क्लेमियंट्स टू रिट्रीव द शेयर्स और द फंड्स दैट आर ट्रांसफर टू दिस IEPF। The RBI in consultation with the central government fixes auditors remuneration। पहले ऐसा होता था कि RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके ऑडिटर्स की रेम्यूनरेशन फिक्स करते थे। अब ये रूल ने कहा है कि बैंक्स को एम्पावर किया है कि यू कैन इंडिपेंडेंटली डिसाइड रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स, तो ये भी चेंज लाया है उन्होंने। तो ओवरऑल उन्होंने कैश रिजर्व्स को लेके चीज़ों को, उस फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई किया है, डायरेक्टर के टेन्योर को सिंप्लीफाई किया है, नॉमिनेशंस और जो एड्रेसिंग अनक्लेम फंड्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी है, बैंक्स को एम्पावर किया है कि यू कैन डिटरमाइन द ऑडिटर फीस, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है बाय रिवाइजिंग द रूल्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 4-5 चीजें हैं, याद कर लोगे तो फायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विंडफॉल गेन्स टैक्स। क्या होता है विंडफॉल गेन्स टैक्स? मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझा देती हूँ। एग्जांपल से समझ जाओगे तो सारी कहानी समझ आ जाएगी। मान लो एक कंपनी है सनी ऑयल लिमिटेड, वो कंपनी ऑयल बेचती है। नॉर्मली जो तेल का दाम होता है वो है $50 पर बैरल, ठीक है। तो रेगुलर अपना कंपनी प्रॉफिट कमाती है इस रेट पे। एक साल क्या हुआ, तेल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, वर्ल्ड वाइड क्राइसिस भी होते हैं, बहुत से इवेंट्स होते हैं, तो तेलों के दाम एकदम से बढ़ते हैं $150 पर बैरल। कंपनी तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी इतना ह्यूज प्राइस जंप होगा, उनके लिए तो एक लकी सरप्राइज हो गया, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। इसको बोलते हैं विंडफॉल। सरकार ने नोटिस करा, तो सरकार ने कहा जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा रहे हो उस पर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अप्लाई दिस विंडफॉल टैक्स ऑन दी सनी ऑयल्स लिमिटेड एक्स्ट्रा प्रॉफिट। मतलब कंपनी हैज टू पे अ परसेंटेज ऑफ देयर अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू दी गवर्नमेंट, जो कि फिर वो यूज करेंगे टू हेल्प पीपल, टू मेक स्कूल्स, टू प्रोवाइड सपोर्ट दोज हु नीड इट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यही है विंडफॉल गेन्स टैक्स, जो अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो टैक्स लगता था ऑन ऑयल प्रोडक्शन, ऑन दी डीजल पेट्रोल एक्सपोर्ट, वो हटा दिया है। दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। सो जो कंपनीज एक्सपीरियंस करती हैं अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते, मार्केट शिफ्ट, मार्केट क्राइसिस, तो ये टैक्स लगता है। 1 जुलाई 2022 को ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, टारगेटेड द डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड ATF।
जो विंड फॉल प्रॉफिट होता है उसको कैप्चर करने के लिए ये टैक्स लगता है। ये इंश्योर करता है कि एडवोकेट डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई हो, और जैसे मान लो ये रशिया का इन्वेजन हुआ, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो तेलों के दाम में कितना फर्क पड़ता है ना, तो फिर यहाँ पर सरकार इम्पोज करती है। ये जो टैक्स है इट वॉज इम्पोज एज स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट्स, तो इस तरीके से टैक्स इम्पोज होता है। यहाँ पर जैसे मान लो क्रूड ऑयल पे इट वॉज 23,250 रुपीज़ पर टन, डीजल पे 13 रुपये पर टन, और पेट्रोल पे 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से। सो ये जो टैक्स है इट इज़ रेगुलरली रिव्यूड, जिस हिसाब से ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे उस हिसाब से टैक्स रिव्यू होगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये टैक्स हटा दिया है। ये टैक्स हटाया है तो सरकार के रिवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन चीज़ें अब स्टेबल भी होंगी, प्रोडक्शन कंपनियों को भी एक राहत मिलेगी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जब ये सरकार टैक्स हटा रही है तो मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट हो रहा है कि तेलों के दाम स्टेबल रहेंगे आने वाले टाइम में, इसीलिए तो उन्होंने हटाया होगा। दे कैन ऑल्सो बी पॉसिबिलिटी। सो इसके अदर फैक्टर्स भी आपको सोचने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। जस्ट अ मिनट, हाँ एक सेकेंड, हाँ जी। इंडियाज डेलीगेशन लेड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर विल पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP16 इन रियाद एंड शोकेस इट्स अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। कॉन्टेक्स्ट समझा दूं पहले। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियाज डेलीगेशन दैट इज लेड बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर विल पार्टिसिपेट इन UNCCD, एक मेजर इंटरनेशनल मीटिंग है जहां पर कंट्रीज साथ में आती हैं, सॉल्यूशंस डिस्कस करती हैं, किस तरीके से डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना है, लैंड रिस्टोरेशन, ताकि लैंड का सस्टेनेबल यूज हो। तो ये 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNCCD बात कर रहे हैं उसकी। इंडिया की डेलीगेशन मतलब इंडिया विल सेंड अ टीम टू पार्टिसिपेट। और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बेसिकली जो है ना, India is participating in this meeting to highlight its efforts, particularly this Aravali Green Wall project. तो क्या है ये, बार बार हम अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना। ये प्रोजेक्ट इज अ मेजर इनिशिएटिव टू ग्रीन द 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल्स, टू मेक द लैंड अराउंड द अरावली हिल्स ग्रीनर, हेल्दियर, to green the land around the Aravali hills by planting trees, shrubs, to stop land from becoming barren or desert-like. Desertification prevent करना basically. अरावली रेंज ना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली कवर करती है इसको, ये आपको मालूम होना चाहिए। It spans over 6 million hectares of land. ठीक है। So it is part of government's vision to create green corridors across the country to combat land degradation and desertification. तो आसपास you will plant native species of trees and shrubs on the scrub land, wasteland and degraded forest land पे rejuvenate and restore the surface water bodies, जैसे ponds हो गया, lakes हो गया, streams हो गई। तो एग्रो फॉरेस्ट्री पे फोकस करना, पैस्चर डेवलपमेंट पे फोकस करना, लाइवलीहुड जो है लोकल कम्युनिटीज की वो एनहांस करना। इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज कमिटमेंट अंडर द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशन सच एज UNCCD, CBD, UNFCCC, राइट। ये सारा आपका एनवायरनमेंट का स्टैटिक पार्ट है। तो करना क्या है आज आपको, ये जो स्टैटिक पार्ट बताया है ना, UNCCD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, इसके बारे में पढ़ो और जो हम कवर करवाते हैं उसको साथ साथ रिवाइज करो। तो आज हमने क्या क्या कवर किया है, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसमें डायरेक्टली आप मेंस में यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। विंडफॉल गेन्स टैक्स, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल पूरा पढ़ लिया, सारे प्रोविजंस देख लिए उसके, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, स्टैटिक के कुछ पार्ट टॉपिक बताया जो आप कवर करोगे एज योर होमवर्क। वी हैव टॉक्ड अबाउट योजना दैट इज रिलेटेड टू गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑल्सो वी हैव कवर्ड रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989. So please do revise whatever we have covered. Any doubt you can ask me in the comment section. मेंस में अच्छा लास्ट की एक एडवाइस देके जा रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। देखो अभी जो टाइम आ गया है ना वो ये दिसंबर शुरू हो चुका है, तो अगर अब आप ये 2025 को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर दीजिए।
प्रीलिम्स को हल्के में मत लो। सी सैट जिनका वीक लगता है तो फोकस ऑन योर सी सैट। तो बेसिकली अपनी प्रिपरेशन में 70% प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओ और 30% मेंस ओरिएंटेड। दिस इज फॉर दोज जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारा प्रीलिम्स मतलब थोड़ा गड़बड़ा जाता है, या कोई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं, प्रीलिम्स तो मैं निकाल ही लेता हूँ हर बार, या मेंस मेरा अटकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट। बट मैं बिगनर्स के लिए, हर किसी के लिए बात कर रही हूँ। होना यही चाहिए आइडियली कि अब आप अपनी दिसंबर के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़रूर कीजिए, और जो जो करते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।